बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अपने डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 शुरू किया था, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमने कहा था दो मेन सोर्सेज है हमारे पास, बिजनेस के पास फंड्स को जनरेट करने के लिए, फाइनेंसेस को अरेंज करने के लिए दो मेन सोर्सेज हैं। वन इज इक्विटी फाइनेंस एंड सेकंड इज डेट फाइनेंस। बच्चों, ठीक है, इक्विटी फाइनेंस क्या है कि आपको इंटरेस्ट बेयर नहीं करना पड़ता। डेट फाइनेंस क्या है, आपको डेट्स के अगेंस्ट इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है। तो हमने कल कुछ पॉइंट्स पढ़े थे बच्चों कि हमें किस सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स। 1.1 के अंदर वो फैक्टर्स लिख दिए गए हैं जिनको सामने रखते हुए फैसला करते हैं कि इक्विटी फाइनेंस करें या डेट फाइनेंस। फिर हमने इक्विटी फाइनेंस के अंदर पढ़ा था कि इक्विटी फाइनेंस का फायदा क्या होता है, एक तो कैपिटल गेन होता है, दूसरा डिविडेंड होता है। फिर इक्विटी फाइनेंसिंग में ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं बच्चों। तो फिर आज हमने जो बच्चों पढ़ना है वो है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या होते हैं कि आप जब शेयर्स क्या करते हैं, मार्केट में इशू करते हैं, उसको मार्केट में इशू करने को बोलते हैं फ्लोट करना। ठीक है बच्चों, शेयर्स को इशू करने को बोलते हैं फ्लोट करना। तो आपके पास इक्विटी को जनरेट करने के लिए बच्चों आपके पास क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चों। आपको इक्विटी को रेज करने के लिए आपके पास क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें नंबर 1 क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर बच्चों। एक है प्राइवेट प्लेसिंग, क्या आप क्या करते हैं, इक्विटी अरेंजमेंट करते हैं लेकिन प्राइवेटली किसी बैंक के साथ, कि ठीक है आप 10 करोड़ के शेयर्स ले लें, तो बैंक डेट की सूरत में नहीं, इक्विटी की सूरत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एटसेट्रा बच्चों। अभी 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं बच्चों। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है बच्चों, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है बच्चों, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ इक्विटी फाइनेंस, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, क्या हम किस तरीके से मार्केट में अपने शेयर्स को फ्लोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम जनाब क्या करें, पब्लिक में जाके, ठीक है, पब्लिक में जाके शेयर्स को इशू कर दे बच्चों। कोई प्राइवेट अरेंजमेंट नहीं जनाबेला, कोई आपको जनाबेला बैंक्स वगैरह को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कंपनीज जिनको लगता है कि उनकी मार्केट के अंदर एक एग्जिस्टेंस मौजूद है, तो वो क्या करते हैं बच्चों, पब्लिक ऑफर। एक पब्लिक ऑफर जनाबेला रेफर्स इन विच कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स फॉर सेल टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है जनाबेला, ठीक है, कि वो उसमें अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जनाब। फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर इट शेयर फॉर सेल, इट्स कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली दफा पब्लिक में जा रही होती है, जब कंपनी पहली दफा जनाब शेयर्स पब्लिक में इशू करने जा रही होती है, दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर जनाब। ठीक है, ओके करें बच्चों। तो इसमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर भी आ सकता है, मैं आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बैंक्स भी शेयर खरीद सकता है, एटसेट्रा बच्चों। तो इक्विटी फाइनेंस रेज करने का एक ऑप्शन क्या है कि आप पब्लिक में चले जाएं, और पब्लिक में सभी आ जाते हैं बच्चों। डन, ओके बच्चों। ले जनाब, सिर्फ 1 मिनट का सिर्फ मैं पास करूंगा बच्चों, सिर्फ 1 मिनट में आता हूं। ओके जी, तो ये क्या था जी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसमें कंपनी पहली दफा पब्लिक में जाके शेयर इशू करती है, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है। वो बाकायदा क्या होता है जनाब, लोग अप्लाई, आपने कैफ 3 के अंदर पढ़ा भी होगा जनाब कि किस तरीके से जनाब शेयर्स इशू किए जाते हैं बच्चों। तो खैर इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, आपने इसमें से कोई खास चीज निकालनी भी, सिर्फ रीड करते हुए जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट होगा ज्यादा तो मैं आपको बता भी दूंगा बच्चों। ओके जी, नंबर 2 क्या है हमारे पास, प्राइवेट प्लेसिंग बच्चों। प्राइवेट प्लेसिंग, इसमें पब्लिक में जाने के बजाय आप प्राइवेटली इन्वेस्टर ढूंढते हो जनाब। इसमें नॉर्मली क्या होते हैं जनाब, इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चों। थ्रू ब्रोकर मीन आप क्या जनाब, कोई एजेंट्स होते हैं बच्चों, एजेंट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो एजेंट्स के जरिए, जो एजेंट्स डील कर, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं ना, जो आपको लैंड वगैरह एक्वायर करो, इसी तरीके से कुछ ब्रोकर, उनको अंग्रेजी में ब्रोकर बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो कंपनीज को प्राइवेट अरेंजमेंट करवा देते हैं बैंक्स के जरिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जरिए, एटसेट्रा बच्चों। ठीक है, अनलाइक IPO इट इज नॉट ओपन टू जनरल पब्लिक बच्चों। तो ये इसमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर सकती बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, इसमें जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट
नहीं करती, ये सब प्राइवेट प्लेसिंग बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलता हूं बच्चों। अच्छा जी, ये कुछ पॉइंट्स आ जाए ना इस तरह के, तो आपको जितनी समझ आ जाए काफी है, लेकिन फिर भी समझाता हूँ। प्लेसिंग is a popular with the listing on a alternative investment market. AIM is a alternative to main stock exchange and is more suited to company with low capitalization level than the very largest to the company बच्चों। ठीक है, ये पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है जनाब। पाकिस्तान में तो स्टॉक एक्सचेंज है बच्चों, जिसमें सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही है जनाब। ठीक है, तो उसके अंदर जनाब क्या मौजूद होते हैं, बेसिकली इंस्टीट्यूशंस वगैरह उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं बच्चों, कंपनीज में। खैर जी, इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, क्या इंट्रोडक्शन जनाब। अब जरा बात को समझिएगा। आईपीओ समझ आती है कि ये इक्विटी फाइनेंस रेज करने का तरीका है। प्राइवेट प्लेसिंग भी समझ आती है कि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन कुछ और चीज है बच्चों। ठीक है, इंट्रोडक्शन कुछ और चीज है बच्चों। ठीक है, इंट्रोडक्शन है क्या कि इंट्रोडक्शन से होता यह कि आपके शेयर्स की मार्केट बढ़ जाती है बच्चों। इंट्रोडक्शन से आपके शेयर्स की मार्केट बढ़ जाती है। वो कैसे, वो आपके साथ पढ़ता हूं बच्चों। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं जनाब, अंडर स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोडक्शन no new shares are made available to the market. Introduction describes where when shares in large company are already widely held by the public, typically at least 25% of the company ordinary shares. So market of share already exists and company wants to share to be publicly traded on a recognized। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, आप स्टॉक एक्सचेंज पर चले जाते हो बच्चों। स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप एक प्राइवेट कंपनी, छोटी सी एग्जांपल ले लें, पब्लिक में कन्वर्ट करके अपने आप को लिस्ट कर देते, तो आपकी जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आपकी जो शेयर्स की बेसिकली जो ट्रेड है बच्चों वो बढ़ जाएगी बच्चों। ठीक है, एक लिमिटेड आपकी जो बेसिकली ट्रेड थी शेयर्स की, वो एक्सपैंड होके नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड हो जाएगी बच्चों। दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन बच्चों। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंट्रोडक्शन विद अदर मेथड ऑफ इक्विटी। अब जरा बात को समझिएगा, मैंने फिर कहा कि जनाब इंट्रोडक्शन में आपका क्या होता है, आप स्टॉक एक्सचेंज में जैसे चले गए आपकी मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इफ कंपनी यूजेस placing a method of raising equity finance as compared to introduction, that it can avail the benefit, different benefit. If company uses placing a method of raising finance as compared to introduction, it can avail placing is cheaper, well suited for small issues जी। प्राइवेट प्लेसिंग बच्चों बड़ी जबरदस्त है। इनिशियल जो पब्लिक ऑफर होता है ना बच्चों, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या होता है बच्चों, जब आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, बेटर एक्सेस आपको जनाब मिल जाती है। पॉइंट तो यही है ना बच्चों कि जब आप इंट्रोड्यूस होने के बाद अपने शेयर्स ऑफर करेंगे, आईपीओ तो नहीं होगा वो, ठीक है, पब्लिक ऑफर में जब भी जाएंगे आप, चाहे वो आईपीओ या जनाब, तो स्टॉक एक्सचेंज में आपने मार्केट एक्सपैंड की, ठीक है, उसके क्या हुआ कि ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टर आपके शेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। पॉइंट ये कि आपको पब्लिक में जाना है, तो प्राइवेट प्लेसिंग कंपैरेटिवली पब्लिक ऑफरिंग से ज्यादा बेहतर हो। इंट्रोडक्शन के बाद भी तो आपने पब्लिक में ही ना जाना है ना बच्चों। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसिंग बच्चों चीपर है, वेल सूटेड है। ठीक है, फॉर स्मॉलर इश्यूज, खास तौर पे आपको जनाब 2 4 5 करोड़ चाहिए, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो बच्चों ये प्राइवेट प्लेसिंग वेरी क्विकली अरेंज हो जाती है बच्चों। सही है जनाब। प्राइसिंग इज लाइकली टू इन्वॉल्व लेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइवेट प्लेसिंग के अंदर आपको गारंटीज वगैरह काफी हो जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन, जबकि आप जब पब्लिक में जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद या आईपीओ के नतीजे में, तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करनी पड़ती है बच्चों। ओके करें बच्चों, ओके करें बच्चों, ओके शाबाश। उसके बाद बच्चों अदर मेथड्स हैं राइट इशू के, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप फर्दर शेयर इशू करते हैं बच्चों एट डिस्काउंटेड प्राइस, दैट इज कॉल्ड राइट इशू बच्चों। ठीक है, तो ये भी फर्दर इक्विटी रेज करने का एक तरीका कार है बच्चों। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स में होता यह है कि बच्चों के शेयर्स तो इशू होते हैं जनाब, कैपिटल तो न्यू रेज होता है, लेकिन आपको उसके नतीजे में आपको क्या कैश नहीं आता, इक्विटी फर्दर रेज नहीं होती बच्चों।
नंबर ऑफ शेयर्स तो जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन इक्विटी क्या इन टर्म ऑफ कैश कोई इंक्रीज नहीं आता बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बोनस शेयर्स और राइट शेयर में बेसिक फर्क है। राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं एट नॉर्मली एट डिस्काउंटेड प्राइस, फुल प्राइस पे भी हो सकते हैं, नॉर्मली एट डिस्काउंट। जबकि बोनस शेयर क्या होते हैं बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं बच्चों। दिस इज अल्टरनेट ऑफ पेइंग कैश डिविडेंड बच्चों। डन करें बच्चों। ले जनाब, ज्यादा टाइम लगा दिया हमने इक्विटी फाइनेंस पे, इतनी जरूरत थी नहीं हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों डेट डेट फाइनेंसिंग के अंदर। उसमें हमने पढ़ना क्या बच्चों, और बच्चों डेट फाइनेंसिंग में हमने पढ़ना है कि जनाब मुख्तलिफ तरह की डेट फाइनेंसिंग अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, सीडीज, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड क्रेडिट, डिबेंचर्स, यूरो बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड, लॉन्ग टर्म। और बच्चों जितने भी हैं जनाब, इसमें जितने भी है ना बच्चों, इसमें पॉइंट एक ही है, पॉइंट इसमें एक ही है कि ये डेट है। सिर्फ और सिर्फ इनकी नेचर में फर्क है बच्चों, सिर्फ इनकी नेचर में फर्क है, बाकी है तो सारे डेट। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म है जनाबेला। तो उसने कहा शॉर्ट टर्म डेट्स के अंदर जनाबेला नॉर्मली आपने लफ्ज सुना होगा क्या जी, ओवरड्राफ्ट फॉर अरेंजमेंट है जनाबेला। ओवरड्राफ्ट फॉर अरेंजमेंट है बच्चों, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है बच्चों। ठीक है, दैट इज शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट। ये नॉर्मली लेस देन 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल की जाती है बच्चों। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि डेट है, उस पर आपको इंटरेस्ट बेयर करना है बच्चों। रिडीमेबल डेट्स क्या होते हैं बच्चों, कि 5 साल बाद फर्ज करो या 4 साल बाद या 2 साल बाद आपने क्या करना है, वापस करना और कैंसिल हो जाए। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू के 5 साल बाद एक सर्टेन अमाउंट पे ले लिया, दैट्स इट, 5 साल पे इंटरेस्ट दिया और जनाबेला आपको ओरिजिनल अमाउंट वापस कर दी बच्चों, दैट्स इट। इररिडीमेबल क्या होते हैं बच्चों, इररिडीमेबल इन थ्योरी होते हैं नेवर रीपेड, द बायर बेनिफिट सोनली फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट जनाबेला। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जनाबेला, नॉर्मली। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इररिडीमेबल डेट यानी वो कर्जा जो वापस नहीं करना बस सारी उम्र, ठीक है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा बच्चों। ठीक है, इररिडीमेबल डेट इज लॉस लेस कॉमन। ठीक हो गया बच्चों, बाकी अब वन बाय वन अभी हम पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा जी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ डेट फाइनेंस। सही है बच्चों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ डेट फाइनेंस बच्चों। ठीक है जनाब, ठीक है, कि आपने डेट फाइनेंस लेना है नहीं लेना है, लेना है तो शॉर्ट टर्म लेंगे, लॉन्ग टर्म लेंगे, फिक्स रेट पे लेंगे, फ्लोटिंग रेट पे लेंगे जनाब, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। मसलन एक तो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, मसलन नंबर 1 अवेलेबल, फॉर एग्जांपल only listed company will able to get public issue of loan note on stock exchange. Similar company only be able to obtain significant of debt finance from bank other financial institution बच्चों। ठीक है, उसने क्या कहा जनाब कि जो लिस्टेड कंपनी है बच्चों वो तो पब्लिक में जाके डिबेंचर्स वगैरह इशू कर सकती हैं बच्चों। जो दूसरी कंपनीज हैं उनके पास तो चॉइस ही कोई नहीं, उनके पास तो चॉइस ही नहीं है ना बच्चों। ठीक है, जब चॉइस ही नहीं है तो फिर वो तो फिर क्या करेंगे बच्चों, बैंक के साथ ही अरेंजमेंट करेंगे ना बच्चों। ठीक है, तो उसने क्या कहा, डिपेंड करता है जनाबिला सिचुएशन के ऊपर कि किसको कौन सी डेट फाइनेंस अवेलेबिलिटी है जनाब। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, if finance is sought to buy a greater revenue particular asset which generate revenue for the business, period of repayment of finance should match the length of time the asset। अगर आपने एक एसेट खरीदा और उससे आपको लगता है कि रेवेन्यू अगले 20 साल तक रेज होना है तो बेटर है बच्चों, तो फिर आप जो डेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करें वो भी 20 इयर्स की करें, ताकि बच्चों क्या हो, आप उसी से रेवेन्यू जनरेट करके इंटरेस्ट और डेट को रीपे कर दे बच्चों। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं बच्चों। कुछ लोग कहते हैं फिक्स रेट बेटर है, कुछ लोग कहते हैं वेरिंग रेट, फ्लोटिंग होता है जो चेंज होता रहता है मार्केट के हालात के मुताबिक। तो हर एक की बिजनेस की सिचुएशन, बिजनेस की कैपेसिटी को सामने रखते हुए फैसला किया जाता है कि कौन सी डेट फाइनेंसिंग में जाना है। तो खैर बच्चों, ये आपको फैक्टर्स बता दिए गए जनाब, आपने इनको खुद पढ़ना है। उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस बच्चों, इसको आपने खुद पढ़ना है बच्चों कि इन्वेस्टर को इसका क्या फायदा होता है। एक एक दो दो, इन्वेस्टर बड़ा सुकून में, मुझे पता है इतना इंटरेस्ट था मुझे आना है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर शेयर ले लेते तो कैपिटल ग्रोथ भी होती और डिविडेंड भी मिलता है जनाबेला। इसी तरीके से ठीक है, इक्विटी फाइनेंस की निस्बत ये डेट फाइनेंस चीपर है।
क्योंकि ना डिविडेंड देना आपने जनाबिल्ला, सिंपल एक सर्टेन अमाउंट दे, और जो टैक्स, बड़े जबरदस्त पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट है ये बच्चों आपको, जब आप इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, उसमें ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 6 में, जबकि जो डिविडेंड पे करते हैं वो आपका डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता, तो ये तो कंपनी को नुकसान हो गया ना इक्विटी फाइनेंस में बच्चों। ओके करें बच्चों, बच्चों ओके करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी जी। डिसएडवांटेजेस कंपनी, एक एक दो दो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने बच्चों, ठीक है जनाब। सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस बच्चों, अब वन बाय वन बताने लगा बच्चों कि सोर्स, ये जो बेसिकली क्या डिफरेंट हमने ऊपर टर्मिनोलॉजी पढ़ी है वो वन बाय वन अब एलैबोरेट करने लगा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, बॉन्ड्स, लोन नोट, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर, लोन स्टॉक, ठीक है जी। बॉन्ड्स हो, लोन नोट हो, डिवेंचर हो, कमर्शियल पेपर हो, उसने क्या कहा ये सारे सेम है। पॉइंट ये है कि जनाब आपको पैसा चाहिए और उसके बदले आपने क्या पे करना है जी, इंटरेस्ट पे करना है, दैट्स इट जनाब। और सब्सिक्वेंटली आपने लोन को रीपे करना है बच्चों, जो मर्जी सिचुएशन हो, ये डेट फाइनेंसिंग में होता यही है अल्टीमेटली, ठीक है बच्चों। तो अब जरा बात को तसल्ली से समझना है आपने। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ पार वैल्यू, पार वैल्यू समझ लें, फेस वैल्यू समझ लें, ठीक है। यानी आपने अगर 10 लाख रुपए का डेट्स जनाब कंपनी को दिए हैं, तो उसके फेस पे लिखा होगा कि जनाब हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीस, ठीक है। पार वैल्यू दैट सिग्निफिकेंस दैट डेट ओन्स ओल्ड बाय अ कंपनी टू द इंस्ट्रूमेंट होल्डर, यानी जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होगा, जो पेपर होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि मैंने, कंपनी ने आपसे इतना डेट लिया है, वो जो उसके ऊपर अमाउंट लिखी होगी, दैट इज कॉल्ड बच्चों पार वैल्यू बच्चों, दैट इज कॉल्ड बच्चों पार वैल्यू। ओके करें बच्चों, अच्छा जी। वो कहते हैं तो ये सारे सेम, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा जनाबेला डिफरेंस। कमर्शियल पेपर, अगर डेट फाइनेंसिंग क्या हो, कमर्शियल पेपर, तो उसने क्या है कि उसकी मेच्योरिटी नॉर्मली 9 मंथ्स तक होती है बच्चों। अगर लोन नोट है बच्चों, तो जनाबेला उसकी मेच्योरिटी बच्चों क्या, गवर्नमेंट के लोन नोट से है तो डेट ही, अगर लफ्ज लोन नोट गवर्नमेंट नोट तो लेस देन 12 मंथ, और अगर अदर कंपनीज वगैरह से ले लिया है, प्राइवेट अरेंजमेंट है बच्चों, तो लेस देन 5 ईयर, तो उसके लिए लफ्ज क्या यूज होता है बच्चों, लोन नोट। अगर अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म हो जनाब, इसका मतलब मोर देन 5 ईयर, तो लफ्ज यूज हो जाएगा बच्चों क्या, डिवेंचर। इसी तरीके से अगर सिक्योर्ड डेट हो बच्चों, तो उसके लिए लफ्ज यूज हो जाएगा बच्चों बॉन्ड्स। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया, वरना उसने क्या कहा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लफ्ज इंटरचेंजेबल है, नॉर्मली ये नॉर्मली इंटरचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं। ओके बच्चों, ये जनाब जो मैं आपको कह रहा था कि जो आपसे वो कैलकुलेशन थोड़ी सी करवा सकता है, एक बच्चों ये पॉइंट है, और एक थोड़ा सा आगे जाके आएगा बच्चों, ये दो पॉइंट है जिसकी वो न्यूमेरिकल टेस्ट कर चुका है एग्जाम के अंदर, बाकी सारी थ्योरी है बच्चों। मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक, कोई भी डेट है बच्चों, अनलाइक शेयर्स, डेट इज इशूड एट पार वैल्यू, पार वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। वेयर कूपन रेट, कूपन रेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट को जनाब, is fixed at the time of issue. It will set according to prevailing issuing date. अब वो कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों, थोड़ा सा समझाता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा, बात आसानी से समझ आ जाएगी बच्चों। मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक, अब जरा समझिएगा, कंपनी को पैसा चाहिए, सही है जी। कंपनी को फर्ज करें 10 लाख रुपए चाहिए, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट पे करना है जनाब, अगले 5 साल तक वो कंपाउंडिंग करेंगे बच्चों, ठीक है, और वो फ्यूचर में एक वैल्यू देंगे। और अब उसकी आज क्या वैल्यू होगी बच्चों, अब मैंने तो बोल दिया ना कि 10 लाख है, तो उस अगर लोन स्टॉक या डिबेंचर की आज की वैल्यू क्या होगी, 10 लाख रुपए। ये लेकिन ये कैलकुलेशन होती कैसे है, जरा इसको देखिएगा बच्चों। Subsequent change in the market and company condition will cause the market value of bond to fluctuate, although coupon will stay at fixed percentage of nominal value बच्चों। अब basic principle of valuing loan stock और based on future expected return is, ठीक है जी, इंटरेस्ट अगले 5 साल तक अगर आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो उस पर आप बच्चों एन्युटी फैक्टर लगा के क्या निकालिएगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है।
जो आपको पीरियड एंड पे एक लमसम अमाउंट ओरिजिनल लोन वापस होगा बच्चों, उस पे सीधा एक डिस्काउंट वाला फैक्टर। और कोई अमाउंट रेगुलर मिलती है तो एन्युटी लग जाती है, और जो एट द एंड मिलेगी उस पर सिर्फ एक डिस्काउंट फैक्टर। ऐसा ही है ना बच्चों, दोनों को ऐड करके दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो आपने जो इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर आपका जो डिबेंचर इशू कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात लिखी है। ओके करें बच्चों, नीचे एग्जांपल देख लें बच्चों। इंटरेस्ट पर एनएम है 490, रिक्वायर्ड रेट है जी 10%, लोन एग्रीमेंट है 5 साल का, इंटरेस्ट रेट 7% है बच्चों इंटरेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद रिडम्पशन वैल्यू है जी 7% प्रीमियम, लोन अमाउंट है बच्चों 7000। ठीक है बच्चों, लोन अमाउंट कितनी है बच्चों 7000 जनाब। अगर आप उसकी मार्केट वैल्यू निकालें जो कंडीशन जनाब चल रही है, तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलना है बच्चों 490, ये वाली बात। और उस पे एन्युटी फैक्टर लगाया 5 साल का बच्चों, तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई बच्चों। और उसके बाद क्या मिलना है आपको जनाब, रिडम्पशन वैल्यू बच्चों कितनी होगी, रिडम्पशन वैल्यू उसने क्या बोली है बच्चों, रिडम्पशन वैल्यू क्या बोली है बच्चों उसने, लोन नोट जनाबेला कितनी 7% प्रीमियम बच्चों। ठीक है, 7% प्रीमियम बच्चों, तो ये 7490 जो उसकी रिडम्पशन वैल्यू होगी 7%। ठीक है, उस पर आपने सीधा सीधा डिस्काउंट फैक्टर लगाया बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पास आज की क्या आ गई बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ऊपर दी हुई सिचुएशन के मुताबिक, ऊपर दी हुई सिचुएशन के मुताबिक जनाबेला, ठीक है, अगर हम आप उससे आपने करना इसी फॉर्मूले के तहत, आपसे कहेगा क्या कि मुझे वैल्यू ऑफ डेट बता दो, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बता दो बच्चों। आपने क्या करना है बच्चों, आपने इंटरेस्ट को डिस्काउंट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट हर साल एक जैसी होगी, तो आपने एन्युटी फैक्टर लगाना, वरना अलग-अलग डिस्काउंट। और जो एट द एंड ऑफ ईयर 5 ईयर बच्चों जो आपको वैल्यू रिडीम होनी है बच्चों, ठीक है, उसके ऊपर जनाब 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बच्चों, और आपने दोनों को ऐड कर देना है, तो दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक बच्चों। ओके करें बच्चों, ठीक हो गया। ये जो 7000 हैं ये 5 साल के बाद 1.07 होके वापस मिलेंगे बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, ओके बच्चों, दैट्स इट बच्चों। ठीक है जनाब, और आपने आपने जो इसको डिस्काउंट करना है ना, आपने जो इसको डिस्काउंट करना है जनाब, ठीक है, वो आपने किस रेट से डिस्काउंट करना है बच्चों, वो आपने किस रेट से डिस्काउंट करना है बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं तो एक रेट आपके पास गिवन है कितना, 10%। ठीक है बच्चों, एक रेट कितना है 10% बच्चों। दूसरा आपके पास कितना है जी 7%। आपने इसमें से कौन सा यूज करना है बच्चों, आपने आपने इंटरेस्ट कौन सा यूज करना है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसकी बेसिस के ऊपर आपने डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन पूछ सकता है बच्चों, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीख चुके हैं बच्चों। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ये बच्चों फ्लक्चुएट होती रहती है बच्चों मार्केट की कंडीशन के ऊपर बच्चों। नहीं जी, चार्ज या मॉर्गेज ऑन लोन स्टॉक, ये आपने कैफ 3 में पढ़ा हुआ है कि जनाब ये जो लोन स्टॉक होता है तो इसके ऊपर जनाब जो लोन प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, सिक्योरिटी मांगता है बच्चों, चार्ज या मॉर्गेज मांगता है बच्चों। आगे चलता हूँ बच्चों, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन स्टॉक बच्चों वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वो फ्लोटिंग भी हो सकता है बच्चों। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड बच्चों अगेन ये भी लोन की एक शक्ल है। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, तवज्जो से समझिएगा बात को। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड यानी ये वो लोन बेसिकली लोन नोट है जिसमें आपको क्या चना पहला लार्ज डिस्काउंट ऑन द पार वैल्यू ऑफ डेट, सो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर कम्स बाय द एंड ऑफ वे ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, तो बच्चों इसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है, रिडम्पशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बच्चों। मसलन अगर आपसे कंपनी ने 1000 रुपए का लोन लिया है, वो आपसे कहेगा इंटरेस्ट हम देंगे आपको 3%, मार्केट में चल रहा भाई 8%, मार्केट में चल रहा 12%, इंटरेस्ट वो आपको क्या दे रहे हैं 3%, लेकिन वो एट द एंड आपको कह रहे हैं कि जनाब हम आपसे वो रिडीम कर लेंगे कितने में 3000 रुपए। तो बच्चों ऐसा बॉन्ड
ऐसी लोन अरेंजमेंट जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, लेकिन जब एट द एंड ऑफ पीरियड रिडम्पशन वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए लफ्ज यूज होता है डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। जनाब जीरो कूपन बॉन्ड क्या है बच्चों, कि आपको इंटरेस्ट मिलता ही कोई नहीं, जो भी पेमेंट मिलनी है एट द एंड मिलनी है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, कि वो उसकी वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है बच्चों, इंटरेस्ट कोई नहीं होता। ओके करें बच्चों, ठीक है। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आप खुद पढ़ेंगे बच्चों, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा बच्चों। यूरो बॉन्ड बच्चों, यूरो बॉन्ड क्या है जनाबिला, यानी ये ऐसा लोन है जनाबिला, ऐसा लोन है जनाबिला, ठीक है, डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी दैट इज नॉट अ नेटिव टू द कंट्री वेयर इट इज इशूड। मसलन मसलन हमें कंपनी है जनाब, एक कंपनी है XYZ, ठीक है, और वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, और वो पाकिस्तान से यूके में जाके रुपीस में लोन इशू करें, ठीक है, एक पाकिस्तानी कंपनी यूके में जाके रुपीस में लोन इशू करे, तो बच्चों जिस कंट्री में आपने लोन इशू किया है, क्या जो लोन है वो उस कंट्री की करेंसी के मुताबिक है या उससे डिफरेंट है बच्चों, जवाब दें। जी, तो डिफरेंट है, तो उसके लिए इस तरह के लोन अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूरो बॉन्ड जनाब, यूरो बॉन्ड जनाब, ठीक है। यूरो बॉन्ड could be elsewhere outside the US, सही है। यूरोपियन बॉन्ड कैन बी इशूड आउटसाइड जापान, यूरो स्टर्लिंग बॉन्ड कैन बी इशूड एनीवेयर आउटसाइड यूके। समझ गए ना बच्चों। तो बच्चों आप अगर डिवेंचर्स वगैरह इशू करते हैं जनाबला, ठीक है, तो यानी इस पाकिस्तानी करेंसी में लोन इशू कर रहे हैं लेकिन किसी और कंट्री में जाके, दैट इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड बच्चों। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड वारंट्स। ये मैं फिर बता रहा हूँ लोन अरेंजमेंट की डिफरेंट टाइप्स है। कन्वर्टेबल बॉन्ड बच्चों, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है जनाबला, कि इसमें होता यह है कि आप एट द एंड अपने डेट को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, राइट मौजूद होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो दैट इज कॉल्ड जनाबला क्या, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कि एट द एंड आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो एक लफ्ज यूज किया उसने बच्चों, हाइब्रिड। हाइब्रिड ऐसा बेसिकली डेट फाइनेंस है जिसमें इक्विटी और डेट दोनों खूबियां हों, ठीक है। एक डेट क्या कि आप इंटरेस्ट लेते रहे, और इक्विटी क्या एट द एंड वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें ये हाइब्रिड में या तो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है बच्चों, हाइब्रिड में या तो कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, या हाइब्रिड में क्या होता है, वारंट्स होते हैं बच्चों। हाइब्रिड में क्या होते हैं, वारंट्स बच्चों। वारंट्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड, हाइब्रिड की दो टाइप्स हैं बच्चों। हाइब्रिड क्या, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों तरह के फीचर हो। कन्वर्टेबल बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट रहते रहे और एट द एंड आपने उसके पास आपके पास चॉइस है कि उसे शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें, प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे जो एग्री विद द कंपनी। जबकि कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है, अलाउज द होल्डर टू बाय शेयर्स एट सेट प्राइस। जरा बात को समझिएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड में आपके पास चॉइस है कि आप शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वारंट में क्या है कि आप शेयर्स को चाहे तो एक सेट प्राइस पर खरीद सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपके पास राइट होगा जनाबिला कि आप खरीद लें, नहीं तो रहने दें। रादर देन कन्वर्ट इनटू अंडरलाइंग स्टॉक्स, सही है, उसमें था कि शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको डेट तो पूरा वापस मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी आपके पास चॉइस होगी कि आप कैश पे करके चाहे तो शेयर्स खरीद सकते हैं। ओके, a stock part of the warrant can be separated from the bond and traded on its own। जी, ये जो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक सेट प्राइस के ऊपर शेयर खरीद सकते हैं, ये आप मार्केट में बेच सकते हैं, ये ऑप्शन राइट। ओके बच्चों, तो उसके अलावा आपने ये सारी चीजें आपने खुद पढ़नी है बच्चों। फीचर्स ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बच्चों, फीचर्स ऑफ वारंट बच्चों, उबैद दोबारा समझा देता हूँ। वारंट में होता क्या है कि आपने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, एट द एंड आपका लोन रीपे हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही आपको एक चॉइस है कि अगर आप कैश पे करके एक सेट प्राइस पर लोन शेयर्स लेना चाहें तो कंपनी वो शेयर्स देने की पाबंद होगी। उसमें तो क्या था कि कैश नहीं, शेयर्स में ही कन्वर्ट, कैश ले जाओ या शेयर्स ले लो। इसमें क्या है कि कैश तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में आप चाहें तो एक सेट प्राइस पे शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ओके उबैद,
ओके जी, ये बच्चों मैं एग्जाम्पल ये आज के लिए बच्चों छोड़ रहा हूँ बच्चों, कल जब मैं आऊंगा तो यहीं से शुरू करूंगा बच्चों। कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन वैल्यू, शेयर प्रीमियम, ये बच्चों सारी ही बातें मैं आज के लिए सिर्फ रोड छोड़ रहा हूँ, कल मैं आते इंशाल्लाह ताला यही डिस्कस करूंगा जनाब। और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2 ये पास पेपर में आ चुकी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2 पास पेपर में आ चुकी हुई है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। बैंक लोन या ओवरड्राफ्ट बच्चों ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन है बच्चों। ठीक है, इसमें कोई ऐसे डे वन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। बैंक लोन और लोन स्टॉक में क्या फर्क होता है बच्चों, ये फिक्स्ड है बच्चों। ठीक है, इसमें वेरिंग टर्म्स हो सकती हैं एटसेट्रा बच्चों, ये तो आप खुद पढ़ लीजिए बच्चों। ओवरड्राफ्ट बच्चों शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है, करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए आप। अच्छा जी, अदर आपके पास ऑप्शंस हैं, लीज करवा लें वो भी फाइनेंस है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, कुछ चीज रेंट पे लेते हैं तो वो भी आपकी बेसिकली फाइनेंसिंग है ना बच्चों। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में आपको फर्क पता है बच्चों। ठीक है जी, जिन्होंने कैप 7 पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल बच्चों, ये भी क्या होते हैं बच्चों, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होती है, लेस देन अ ईयर नॉर्मली। सही है बच्चों। ट्रेड क्रेडिट, आप अपने सप्लायर से उधार ही ले लेना, सबसे बेहतरीन तरीका कार क्या है, आप अपने सप्लायर से उधार ले लें, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग बच्चों। ठीक है। अच्छा जी, अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बच्चों, बोर तो नहीं हो गए बच्चों, थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते मैं ही थक जाता हूँ बच्चों, बोल रहा हूँ। क्यों जी बच्चों, बोर तो नहीं हो गए बच्चों, कहीं आप मेरी तरह कई दफा आउट ऑफ बेसिकली अनकॉन्शियस में तो नहीं चले जाते बच्चों, बोले। कई दफा बोल बोल के ना बच्चों आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है बच्चों, कुछ भी नहीं समझ आ रही, अकेले कमरे में बोल ही जा रहे हैं आप। ओके जी, बड़ी बात है जनाब, चलें गुड जनाब, आप तो फ्रेश लोग, फ्रेश बैठे हुए बच्चों। चलें जनाब, ले जनाब। तो अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अदर कॉमन सोर्सेज, एक पॉइंट बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट वाला छोड़ा है बच्चों, क्योंकि कल इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ले जनाब, जरा मैं थोड़ा सा देख लूं। आज नहीं कल ही खत्म होगा बच्चों ये। ले जनाब, तो आज हमें बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बच्चों, एक एक बेसिक आपको बिजनेस को अगर जनाब वाला फाइनेंसेस चाहिए तो बच्चों एक उसके पास तरीका कार है जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बच्चों, ये बच्चों ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं बच्चों, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो फाइनेंसेस प्रोवाइड करते हैं जनाबिला प्राइवेट कंपनी को, स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ये इदारे होते हैं बच्चों। ये नॉर्मली छोटे बिजनेसेस को, न्यू बिजनेसेस को जो ग्रो कर रहे होते हैं बच्चों, उन बिजनेसेस को क्या करते हैं, फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली जनाब 3 से 7 साल की इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों। ठीक है, और उसमें वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट और डेट को जनाबिला रियलाइज करके चले जाते हैं बच्चों। अच्छा जनाब, और ये लोग अपने आप को बहुत सिक्योर रखते हैं और उसी वक्त इन्वेस्ट करते हैं जब उनके पास क्या हो, क्लियर एग्जिट रूट हो बच्चों। ठीक है, लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, मसलन कि कुछ टाइम के बाद शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे तो बच्चों वो शेयर्स ट्रेड हो रहे होंगे, तो ये लोग फिर क्या कर सकते हैं, ट्रेड वगैरह करके एग्जिट कर सकते हैं बच्चों, शेयर्स वगैरह को सेल। खैर बहुत ज्यादा बच्चों हमें समझने की जरूरत नहीं है जनाब। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ छोटे बिजनेसेस को, न्यू बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के इदारे बने होते हैं जनाब, जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों बिजनेस एंजल्स बहुत जो वेल्थी मलिक रियाज टाइप या मंशा टाइप जो इंडिविजुअल्स बहुत अमीर हैं, वो भी जनाब फाइनेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों। प्राइवेट इक्विटी फंड बच्चों, आप प्राइवेटली जनाब क्या फंड्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं बच्चों, बिजनेसेस के जरिए जनाब, बैंक्स वगैरह के जरिए बच्चों। सही है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात आपको ना समझ आए तो सर ये वाला पॉइंट तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, समझा दूंगा। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल, securitization is a process of converting securitization is a process of converting existing assets or future cash flow into marketable securities.
बच्चों अभी एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, शायद मैंने कैप 6 में भी समझाया था कि अगर कंपनी ए को लोन चाहिए जनाबिला, तो वो एक कंपनी बी रेज करती है, बनाम कंपनी बी के नाम पे अपने एसेट्स ट्रांसफर करती है, और कंपनी बी फिर क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। कंपनी बी के पास जो कैश आता है फिर वो कंपनी ए यूज करती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। तो ये भी फंड रेज करने का एक तरीका कार है। ओके बच्चों, ले जनाब, बाकी बातें इंशाल्लाह ताला बच्चों करेंगे कल, ठीक है जी। तो इसको पढ़िएगा, बाकी डिस्कस कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर दें बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।